हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार और हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, जैसे ही दोस्तों किसी दोस्त का एग्ज़ाम था इसरो का भी, तो उन्होंने कहा कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराइए। तो दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल और जिनका पेपर है उनके लिए दोस्तों रामबाण है, क्योंकि दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वेल्डर थ्योरी ट्रेड की प्रशिक्षण जो है अवधि कितनी होती है। तो आपको पता है कि ITI में जो भी आपने वेल्डर ट्रेड अगर लिया होगा तो 1 वर्ष की उसकी अवधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें और डिटेल में बता रखा है कि 1 वर्ष की ही क्यों होती है। ये देखिए, वेल्डर थ्योरी की प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष होती है। CTS के अंतर्गत वेल्डर ट्रेड ITI के माध्यम से पैन इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, सभी लोकप्रिय पाठ्यक्रमों में से एक है दोस्तों। बहुत लोकप्रिय पाठ्यक्रम यानी दोस्तों जॉब देने वालों में से सबसे बढ़िया जो है ये ट्रेड मानी जाती है। ठीक है, यह पाठ्यक्रम 1 वर्ष की है, 2 सेमेस्टर अवधि का है। इसमें मुख्य रूप से ट्रेड तथा कोर क्षेत्र शामिल होते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम के पास करने के पश्चात ट्रेनिज को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता वाले NCVT द्वारा नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, अगर आपका कोर्स जो पूरा होता है और पास होते हैं आप तो NCVT सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको दोस्तों नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थी 1 वर्ष का ITI आपका वेल्डर ट्रेड का। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में देखिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ALP CBT पार्ट 2 में 2018 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इस बार भी आ सकता है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है DRDO में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए दोस्तों DRDO 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये टेक्नीशियन B के लिए कि प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली सुविधाएं क्या क्या होती है। तो पुस्तकालय, छात्रावास, चिकित्सा, ये सभी। दोस्तों अगर आपने ट्रेनिंग करी होगी तो आपको पता होगा कि लाइब्रेरी भी होती है वहाँ पे। ठीक है, छात्रावास यानी हॉस्टल भी होते हैं, और चिकित्सा यानी दोस्तों आपको डॉक्टर की फैसिलिटीज़ भी मिलती है वहाँ पे, नॉर्मल दवाई आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये सभी आपके हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बार यहाँ क्या बोल रहा है, जो आपको डिटेल में समझने की बात है ताकि आपको ध्यान रहे बातों का। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रशिक्षुओं को पुस्तकालय, छात्रावास, चिकित्सा आदि सुविधाएं दी जाती है। प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षुओं को प्रयोगशाला भी की सुविधा भी दी जाती है। सभी प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए कई मशीनें और औजारों की सुविधा भी जो है दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सभी आपके लिए होती है, लेकिन दोस्तों आपको जो मशीनें हैं टीचर की, इंस्ट्रक्टर की आपके सलाह से उनके प्रशिक्षण के बाद ही आपको चलाना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको चोट वगैरह लग सकती है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि वेल्डर ट्रेड के बारे में बहुत ही यूट्यूब पर कम क्लासें चलती हैं, वो मैंने देखी दोस्तों। अगर आपके लिए कोई कर रहा है तो आप भी उसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी IOF टेक्नीशियन B में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की डैश को ओजोन में परिवर्तित कर देती है। तो आर्क से जो उत्पन्न होती है पराबैंगनी किरणें उत्पन्न होती है तो किसको प्रभावित करती है, तो ऑक्सीजन को प्रभावित करती है। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन होता है, सांस लेने वाली हवा होती है, उसको प्रभावित करती है। देखिए आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इसके बारे में दोस्तों पढ़ना जरूरी है आपको। यहाँ देखिए, आर्क से उत्पन्न पराबैंगनी किरणें वातावरण की ऑक्सीजन को ओजोन में परिवर्तित करती है। वेल्डिंग आर्क में हानिकारक अल्ट्रावायलेट तथा इंफ्रारेड किरणें निकलती है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों तथा त्वचा रोग को हानि पहुंचाती है तथा अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड किरणों से सुरक्षा के लिए उचित प्रकार का फिल्टर जो है प्रयोग करना चाहिए। ये दोस्तों जो वेल्डिंग कर रहा है उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि उनमें से विषैली गैसें निकलती है जिससे आपको बचना है। आगे देखिए, फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पहले ढंग से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको ऑप्शन देखना है। फ्यूम नोजल,
फ्यूम एक्सट्रैक्टर, फ्यूम कैप, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सेल में दुर्गापुर स्टील प्लांट में क्वेश्चन पूछा गया है 5/9/2024 को, ठीक है। तो आपका फ्यूम एक्सट्रैक्टर हो जाएगा, जो आपको क्या कहते हैं विषैली गैसों को बाहर निकालती है, विषैली धुएं को जो है बाहर निकालती है, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फ्यूम तथा विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए फ्यूम एक्सट्रैक्टर का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग प्रक्रिया के समय वेल्डर वेल्डिंग से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की विषैली गैसों तथा दूषित धूल युक्त हवा में सांस लेता रहता है, जिसके कारण जो है वेल्डर का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव जो है पड़ता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे दोस्तों देखते हैं, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए 5वां क्वेश्चन, जो आपका डीआरडीओ टेक्नीशियन 2016 में क्वेश्चन जो पूछा गया है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम है तो आपको देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हो सके तो आप इसका नोट्स बना सकते हैं, या फिर इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए। तो वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पहले ऑप्शन पढ़ेंगे आप, वेल्डिंग चश्मा, वेल्डिंग दस्ताने, वेल्डिंग बूथ। वेल्डिंग बूथ उसको साफ सुथरा देना चाहिए आपको, ठीक है, साफ वातावरण देना चाहिए। यहाँ देखिए पढ़िए, यहाँ पे क्या लिख रखा है, वेल्डर को स्वच्छ वातावरण देने के लिए वेल्डिंग बूथ का प्रयोग किया जाता है। वेल्डिंग बूथ में हवा 0.5 ms से जानी चाहिए। जिंक, सीसा, कैडमियम तथा तांबे के ऑक्साइड बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इनको दोस्तों वेल्डर के अंदर, फेफड़ों के अंदर जाने से इनको रोकना चाहिए, ठीक है, नहीं तो दोस्तों स्वास्थ्य जो है इसका खराब हो सकता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 6वां क्वेश्चन क्या है, वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव का निम्न में से कौन सा साधन है। तो वेल्डिंग प्रक्रम में आग से बचाव के लिए कौन सा साधन है, देखिए पानी, रेत, मिट्टी, ये सभी, ये सारे दोस्तों को ये जो है ऑप्शन सारे इंपॉर्टेंट है, ये सभी। तो पानी से भी आग बुझती है, रेत से भी आग बुझती है, मिट्टी से भी आग बुझती है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया इसरो में 2017 में टेक्नीशियन बी के एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेल्डिंग प्रक्रम में अग्नि से बचाव के लिए निम्न में से पानी, रेत या मिट्टी का साधन है। वेल्डिंग प्रक्रम में अग्नि से बचाव के लिए निम्न साधन है, फोम एक्सटिंग्विशर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, सूखा पाउडर एक्सटिंग्विशर, पानी से भरा हुआ एक्सटिंग्विशर, हेलोन एक्सटिंग्विशर। ये सारे जो दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। आगे दोस्तों चलिए 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, 7वां बोल रहा है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रकरण को क्या कहते हैं। अनियंत्रित, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दुखद परिणाम यानी दोस्तों अचानक से कोई घटना हो जाती है, उसको क्या कहते हैं दुर्घटना। घटना ए और सी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा दुर्घटना, ठीक है। अचानक हुए प्रक्रम यानी दोस्तों जिसपे आपको कोई नियंत्रण ना हो उसको दुर्घटना बोलते हैं। जैसे कि कार का एक्सीडेंट भी हो जाता है, जो हम नहीं चाहते कि हो लेकिन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनियंत्रित व दुखद परिणाम वाले अनजाने में हुए प्रकरण को दुर्घटना कहते हैं। कारखानों में विभिन्न प्रकार की मशीनें पर निरंतर कार्य चलते रहते हैं। कारीगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कार्य के लिए शीघ्रता से आते जाते रहते हैं। कार्य करने के स्थान पर कहीं तेल पड़ा रहता है तथा अतः प्रत्येक कारीगर को कारखाने में उपलब्ध सुरक्षा साधनों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी कारीगर काम कर रहा है उसको सुरक्षा साधनों का जरूर दोस्तों ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। वो अपनी जीवन को तभी बचा सकता है अगर उसको सुरक्षा का ज्ञान है तो, ठीक है। आगे देखिए, मानव स्वास्थ्य में बसी विशिष्ट स्वभाव क्या है। तो यहाँ पे देखिए आरआरबी भोपाल में एएलपी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे जो बसी विशिष्ट स्वभाव यानी दोस्तों एक लक्षण होता है मानव में, क्या होता है जिज्ञासा, कर्मठता, ज्ञात नहीं। तो ये दोस्तों जिज्ञासा उसमें बहुत होती है किसी भी इंसान में, ठीक है। जिज्ञासा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या किसी भी चीज़ को देखने के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा, मानव स्वभाव में बसी विशिष्ट स्वभाव में जिज्ञासा होती है, परंतु इस पर कारखानों में कार्यरत कारीगरों को अंकुश लगाना होता है, क्योंकि ज़्यादा जिज्ञासा वाला व्यक्ति जल्दी दुर्घटना का शिकार जो है बनता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 9वां क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आपका एएलपी भुवनेश्वर में पूछा गया है आरआरबी के एग्जाम में 2009 में, ठीक है। तो तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही डैश का अभ्यास करना चाहिए। तो किसका अभ्यास करना चाहिए उसको, सुरक्षात्मक उपायों का अभ्यास जो उसको पहले ही कर लेना चाहिए अपने शिक्षण के दौरान, यानी आईटीआई में ही उसको सब चीज़ सीख लेना चाहिए अपनी सुरक्षा कैसे करें, ठीक है। यहाँ देखिए उसके बारे में क्या कह रहा है, तकनीकी विद्यार्थियों को अपने अध्ययन काल में ही सुरक्षात्मक उपायों का अभ्यास करना चाहिए। कुछ सुरक्षात्मक उपाय निम्न प्रकार के होते हैं,
कार्यशाला में सदैव बूट पहनकर चलना चाहिए, बूट यानी आपको जूते पहनकर चलना चाहिए। कार्यशाला में ढीले कपड़े, टाई, मफलर आदि पहनकर नहीं चलने चाहिए, ठीक है। किसी भी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना मशीन को कभी नहीं चलाना चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको ऊपर पहले बता दिया था कि बिना किसी इंस्ट्रक्टर के आप उस मशीन को ना चलाएं जब तक उसका आपको ज्ञान नहीं है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, डीआरडीओ टेक्नीशियन बी में 2008 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, क्या बोल रहा है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम क्या होता है। तो संपूर्ण जानकारी के अभाव में दोस्तों, जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आपको क्या हो सकता है, तो दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। अगर आपको उस मशीन की नॉलेज नहीं है, अगर आपको कोई कह रहा है उसको चलाने के लिए, तो आप इसको साफ मना कर सकते हैं कि जी मुझे इसके बारे में नहीं पता, मैं इसको नहीं चला सकता, मुझे चोट चाट लग जाएगी, ठीक है। कई दोस्तों अप्रेंटिस के दौरान आपने देखा भी होगा कि वहाँ के जो काम करवाने वाले होते हैं वो आपको कह देंगे कि हेक्सा मशीन चलाओ, जो इसके बारे में आपको ज्ञान नहीं होता तो आप दोस्तों चोट खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, संपूर्ण जानकारी के अभाव में किसी मशीन पर कार्य करने का परिणाम दुर्घटना हो सकता है। किसी भी मशीन की जानकारी प्राप्त किए बिना मशीन को न चलाएं, क्योंकि यह आपके लिए दुर्घटना का कारण जो है बन सकती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दोस्तों 11वां क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। तो कौन सी घटना जो दुर्घटना नहीं है, कौन कौन सा है देख लीजिए एक बार। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछा गया इसरो में टेक्नीशियन बी के एग्जाम के लिए, जो 19 में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो ये देखिए पहले ऑप्शन पढ़िए दोस्तों, ऑप्शन के बाद आंसर देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सी घटना दुर्घटना नहीं है। तो हाथ से हथौड़ा छूटकर सामने वाले व्यक्ति को लगना, ये दोस्तों ये दुर्घटना जो है नहीं कहलाता, ठीक है। अचानक हेक्सा ब्लेड टूटने से अंगुलियों में चोट लग जाती है। यहाँ देखिए, बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए उंगली काट लेना, दोस्तों ये वाला आंसर जो है आपका, ये वाला जो है ऑप्शन सी ये आपका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों कई लोग होते हैं बीमा कंपनी से पैसा लेने के लिए उंगली भी काट लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। देखिए पे, बीमा कंपनी से पैसा कमाने के लिए अपनी उंगलियां काट लेना घटना दुर्घटना का कारण नहीं होती। स्वयं अपने लाभ उठाने के लिए की गई घटना दुर्घटना का कारण नहीं होती। किसी मशीन पर कार्य करते समय आकस्मिक हुई घटना को ही दुर्घटना का नाम जो है दिया जाता है, ठीक है। यानी आकस्मिक यानी अचानक हुई घटना को ही उसको दुर्घटना कहते हैं। जो दोस्तों जानबूझ के अपनी उंगलियों को काट ले वो दोस्तों दुर्घटना नहीं कहलाती, ठीक है। आगे दोस्तों देखिए यहाँ पे, कार्यशाला में औजारों को असुरक्षित अवस्था में उपयोग होने से डैश की संभावना बनी रहती है। तो असुरक्षित अवस्था में उपयोग यानी दोस्तों जिसका काम जो, जैसे मान लीजिए आपका चीज़ल है, चीज़ल यानी छेनी है, तो छेनी का काम है दोस्तों उसको हटाने के लिए जो उस पर हो जाते हैं स्पैटर्स वगैरह हो गए, उसको हटाने के लिए, या दोस्तों किसी भी चीज़ को काटने के लिए हम छेनी का यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों उसका यूज़ हम किसी अलग काम के लिए कर लगेंगे, ठोकने के लिए कर लगेंगे, तो दोस्तों उससे दुर्घटना जो हो सकती है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है आरआरबी भुवनेश्वर एलपी 2012 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उससे क्या हो सकती है, दुर्घटना की संभावना जो अधिक हो जाती है। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे, कार्यशाला में औजारों का असुरक्षित अवस्था में उपयोग होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कार्यशाला में उपयोग की जाने वाली मशीनों तथा मशीनों पर प्रयोग होने वाले अन्य औजारों की सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। यानी जिस चीज़ के लिए जो चीज़ बनी है उसी चीज़ से इसका यूज़ कीजिए, ठीक है। तो दुर्घटना जो है नहीं होगी। अगर दोस्तों जिस चीज़ के लिए वो नहीं बनी है और उससे आप यूज़ करेंगे तो दोस्तों दुर्घटना का कारण जो है बन सकती है, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ देखिए, कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो वायु मार्ग साफ करना, श्वसन पुनः चालू करना, अधिक उत्सुक होना, उपरोक्त सभी। ये दोस्तों भेल में टेक्नीशियन बी के लिए क्वेश्चन पूछा गया 2012 के लिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी वाला उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा दोस्तों, वायु मार्ग साफ करना यानी आपके नाक को साफ करना सांस लेने के लिए, श्वास पूर्ण चालू करना, अगर दोस्तों सांस आपके नहीं आ रही है तो उसमें कृत्रिम श्वास यानी दोस्तों मुंह से हवा भरना दोस्तों, उसमें जो जिसकी सांसें नहीं चल रही है, ठीक है। आगे दोस्तों यहाँ चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कृत्रिम श्वसन क्रिया में सम्मिलित प्रक्रिया में वायु मार्ग साफ करना, श्वास पूर्ण चालू करना, अधिक उत्सुक होना, उपरोक्त सभी प्रक्रिया सम्मिलित है। कृत्रिम श्वसन में
क्रिया जो है प्रमुख 4 प्रकार की होती है: सिल्वेस्टर विधि, सैफर विधि, मुंह से मुंह हवा भरना, कृत्रिम श्वास यंत्र द्वारा हवा देना उसको। ये दोस्तों सारी जो है कृत्रिम श्वास क्रिया का एक भाग है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो निम्न में से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो कार्य में रुचि न होना, अधिक फुर्तीला न होना, अधिक उत्सुक होना, अनुशासनहीन होना। तो इनमें से कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिक फुर्तीला होना। ये दोस्तों दुर्घटना का कारण नहीं है। ठीक है, दोस्तों फुर्तीला होता है उसको दुर्घटना बहुत मुश्किल से होती है। ठीक है, यहाँ देखिए, अधिक फुर्तीला और दुर्घटना का कारण नहीं होता। वेल्डिंग प्रक्रम में दुर्घटना का मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो ये वेल्डिंग में प्रक्रम में जो दुर्घटना के कारण होते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा। तो सबसे पहला आपका होता है असावधानी, जिसको बोलते हैं केयरलेसनेस। ठीक है, अरुचि यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी इसको काम करने का मन नहीं है तो अरुचि हो जाती है। जल्दबाजी, अज्ञानता, उत्सुकता, काम करने का गलत तरीका, स्वच्छता की कमी, ये दोस्तों सारे जो है ये दुर्घटना के कारण हैं आपके। ठीक है, आगे चलिए, किसी दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो दुर्घटना होने पर पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भेल टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो क्या करना चाहिए उसको? दोस्तों अगर दुर्घटना हो जाए किसी भी स्थिति में तो उसको तुरंत जो है प्राथमिक उपचार जो है देना चाहिए। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पढ़िए क्या बोल रहा है। किसी दुर्घटना स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को तुरंत प्राथमिक उपचार प्रदान करना चाहिए। प्राथमिक उपचार घायल व्यक्ति की अवस्था के अनुसार दिया जाना चाहिए। घायल अवस्था में डॉक्टर को बुलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। यदि डॉक्टर को आने में देरी हो तो घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार जो है देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए, आगे क्या बोल रहा है? आगे देखिए, वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण होता है। तो वेल्डिंग शॉप में आग लगने के कौन से कारण होते हैं? आरआरबी बिलासपुर टेक्नीशियन एलपी के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। ठीक है, तो वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण होता है गर्म स्लैग और इलेक्ट्रिक आर्क। ए और बी दोनों हो जाएगा आपका। वेल्डिंग शॉप में आग लगने का कारण जो है गर्म स्लैग तथा इलेक्ट्रिक आर्क होता है। इसके साथ साथ वेल्डिंग शॉप में खुली ज्वाला मेटल से, आर्क से या छिटकी हुई गर्म मेटल की आग से लग सकती है। कारखानों में बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी जो है कभी कभी आग लग जाती है। फ्यूल गैस या स्क्रीन गैस के रिसाव के कारण भी जो है आग लग जाती है। दोस्तों ये सारे जो है वेल्डिंग शॉप में आग लगने के कारण होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे मानव शरीर का अवरोध लगभग कितना होता है? तो मानव शरीर का अवरोध लगभग कितना होता है दोस्तों? 600 ओम होता है। ठीक है, तो कितना होता है? 600 ओम होता है। यहाँ पे पढ़िए एक बार, ये सेल में पूछा गया बोकारो स्टील प्लांट के लिए। यहाँ पे देखिए, मानव शरीर का अवरोध लगभग 600 ओम होता है। 0.1 एम्पियर से अधिक धारा इसे समाप्त कर सकती है। इस प्रकार 60 वोल्ट से अधिक कोई भी स्रोत 0.1 एम्पियर से अधिक धारा देगा। अतः 60 वोल्ट से अधिक वोल्टेज को अर्थ करने के लिए विद्युत संबंधित सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो मानव शरीर को 60 वोल्ट तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इससे अगर ऊपर जाता है तो विद्युत संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का पालन जो है इसको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे देखिए यहाँ पे क्या रखा है। निम्न में से कितने वोल्ट से अधिक वोल्टता का अर्थ करने के लिए विद्युत संबंधी सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए? तो 60 वोल्ट से अधिक जो सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए, आपको मैंने पहले पिछले क्वेश्चन बताया, ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए यूपी में। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे इसके बारे में पढ़ लेते हैं। 60 वोल्ट से अधिक वोल्टेज का अर्थ विद्युत पर संबंधित सभी सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य है। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेल्डिंग उपकरणों का ठीक प्रकार से अर्थिंग करना होना चाहिए। तारों का इंसुलेशन ठीक प्रकार का होना चाहिए। इलेक्ट्रिक होल्डर पूरी तरह से उष्मा हीट के कुचालक हाइड्रोलिक पदार्थ का बना होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 19वां क्वेश्चन आपका है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का क्या प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पर? संपर्क स्थान पर मामूली जलन होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक अगर उसको मामूली होता है तो उसको क्या होगा? जलन होगी थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पढ़िए, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर प्रभाव व्यक्ति के संपर्क स्थान पर मामूली जलन की तरह होता है। विद्युत झटकों से की तीव्रता शरीर में से गुजरने वाली धारा के स्तर पर
स्तर तथा समय पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्वेश्चन, बिजली का झटका लगे व्यक्ति को निम्न में से कौन सा पेय पदार्थ उसको नहीं पिलाना चाहिए? चाय, कॉफ़ी, पानी। तो दोस्तों ये सभी हो जाएगा, ये सब इनमें से कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए। आरआरबी चंडीगढ़ ALP में क्वेश्चन पूछा गया 2008 में। यहाँ देखिए, बिजली का झटका लगे व्यक्ति को चाय, पानी, कॉफ़ी आदि पेय नहीं देना चाहिए उसको। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में प्रदर्शित चेतावनी संकेत क्या है? तो दोस्तों इस तरह का अगर चेतावनी संकेत आपको दिखे तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये विषाक्त का खतरा यानी जहर है यहाँ पे। ठीक है, विषाक्त यानी जहर। निम्न में से प्रदर्शित चेतावनी विषाक्त का खतरा हो सकता है, प्रदर्शित करता है इन संकेतों के माध्यम से, यानी विषाक्त यानी इस तरह का जहर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई दे तो आपको पता कर लेना कि विषाक्त है। ठीक है, या देखिए चित्र, इस तरह का चित्र भी दोस्तों आ जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 2015 में पूछा गया है UPRVUNL में। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको चिन्ह आ जाए तो पूछा कि ये कौन सा संकेत है, तो अनिवार्य संकेत है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रखा है, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत अनिवार्य प्रकार का संकेत है। अनिवार्य संकेतों द्वारा कारीगरों को कार्य करने से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं, जिससे कारीगर इन संकेतों को सहज समझकर आसानी से कार्य कर सके। ठीक है, तो इस तरह का ग्लव्स का निशान हो तो दोस्तों आपको सुरक्षात्मक संकेत आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे सुरक्षात्मक संकेत आपको करना है। ठीक है, यूज करना है। यहाँ देखिए, चित्र में प्रदर्शित संकेत है, तो चित्र प्रदर्शित संकेत दोस्तों इस तरह का जो चित्र है तो कौन सा संकेत हो जाएगा? ये भी सूचनात्मक संकेत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पढ़िए, चित्र में प्रदर्शित संकेत सूचनात्मक संकेत प्रदर्शित करता है। ये संकेत सूचना संबंधी होते हैं तथा वर्गाकार आकृति में होते हैं। इन्हें हरी पृष्ठभूमि यानी ग्रीन बैकग्राउंड पर सफ़ेद रंग की आकृति पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर लाल रंग के आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो आपने देखे भी होंगे ये जगह जगह ITI CITS में इस तरह का आपका डायग्राम बना होता है। ठीक है, आगे देखिए, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत क्या है? तो मिरर कटर, एडजस्टेबल गार्ड, वर्कशॉप क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा एडजस्टेबल गार्ड। इस तरह का अगर आपको साइन दिखाई दे तो ये आपका एडजस्टेबल गार्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, पढ़िए इसके बारे में। यहाँ दोस्तों पढ़िए, देखिए, चित्र में प्रदर्शित सुरक्षा संकेत एडजस्टेबल गार्ड को प्रदर्शित करता है। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि यानी ब्लू बैकग्राउंड पर सफ़ेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बने होते हैं, जैसे हेलमेट, चश्मा, जूते, दस्ताने आदि अनिवार्य संकेत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, जहर के खतरे के लिए कौन सा चिन्ह है? तो आपको मैंने पहले ऊपर बताया, ये वाला आपको देखते बता देना है कि जहर के खतरे का है। ठीक है दोस्तों, ये RRB चंडीगढ़ ALP 2003 में जो क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया तो एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।